थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। थर्मल स्टेबिलिटी को थर्मल रनवे भी बोलते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी को मेजर करके पता कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कितना अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, ट्रांजिस्टर किस तरह परफॉर्म करेगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट बायसिंग मेथड को देखा था, जिसमें टेम्परेचर चेंज होने पर क्यू पॉइंट भी चेंज होता था, जिसको ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते थे। एंड टेम्परेचर वेरिएशन के कारण आउटपुट पर मिलने वाला कलेक्टर करंट भी वेरी होता था। सो टेम्परेचर बढ़ने पर कलेक्टर करंट भी वेरी करती है और इंक्रीज होती है। इसी फेनोमेनन को थर्मल रनवे बोलते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कलेक्टर करंट किस तरह इंक्रीज होती है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक देखें टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है, और बोल सकते हैं जो बेस लेयर है, वो इमीटर एंड कलेक्टर से कम रहता है। इमीटर में डोपिंग सबसे ज़्यादा किया जाता है, मतलब इम्प्यूरिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा ऐड होता है। बेस रीजन का साइज सबसे कम है, एज वेल एज उसमें डोपिंग भी सबसे कम किया जाता है। एंड जो कलेक्टर है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसमें डोपिंग जो है बेस से ज़्यादा एंड इमीटर से कम होता है। इस जंक्शन को कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं एंड इस जंक्शन को इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं। पी टाइप में एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स प्रेजेंट रहता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होल्स रहता है। एंड एन टाइप में एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। इसमें इमीटर बेस जंक्शन को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, जबकि बेस कलेक्टर जंक्शन जो है उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस करने के लिए एक्सटर्नल बैटरी का यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायस करने के लिए एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करेंगे एंड इसको VEE नाम दे देंगे। फॉरवर्ड बायस करने के लिए एन टाइप को बैटरी के निगेटिव से एंड पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, जिससे यहाँ पर इमीटर करंट एंड बेस करंट IB फ्लो करेगी। एंड आउटपुट साइड में रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, तो एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से एंड पी टाइप को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, जिसको रॉन्ग कनेक्शन भी बोलते हैं। सो यहाँ पर करंट का फ्लो इस तरह हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। एंड अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस साइड होगा। इसमें ट्रांजिस्टर का बायसिंग करने का मेन पर्पस है आउटपुट पर मिलने वाला कलेक्टर करंट वेरी न करे, वो चेंज ना हो। टेम्परेचर चेंज होने पर आउटपुट करंट चेंज ना हो सके, इसलिए यहाँ पे हम लोग बायसिंग करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने से कलेक्टर करंट किस तरह इंक्रीज होती है उसको समझने के लिए हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन को कंसीडर करेंगे। सपोज कलेक्टर बेस जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस साइड है, तो करंट जो बनेगी यहाँ पर दैट इज़ कलेक्टर करंट IC, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब इस कलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस करके इस साइड आता है तो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कलेक्टर बेस जंक्शन पर हीट डेवलप होता है। एंड हीट डेवलप होने से पी टाइप एंड एन टाइप में जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़ा हुआ रहता है वो ब्रेक होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा उसके मोशन के कारण जो करंट फ्लो करती है उसको ICBO से डिनोट करते हैं, जो कि एक टाइप की लीकेज करंट होती है। क्योंकि कलेक्टर करंट IC के कारण यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के कारण एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस हुई। कलेक्टर बेस जंक्शन पर हीट के कारण जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो करती है उसको लीकेज करंट बोलते हैं। सपोज कलेक्टर करंट 4 एम्पियर था एंड हीट के कारण जो कलेक्टर बेस जंक्शन पर लीकेज करंट प्रोड्यूस हुई, मान लेते हैं 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुई, तो टोटल कलेक्टर करंट हो जाएगा 5 एम्पियर। अब कलेक्टर करंट इंक्रीज होने से और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा एंड लीकेज करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगी। सपोज 2 एम्पियर लीकेज करंट हो जाएगी एंड यहाँ पे कलेक्टर करंट 5 एम्पियर है, टोटल 7 एम्पियर करंट हो जाएगी। मतलब कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहेगी जब तक कि ट्रांजिस्टर डैमेज नहीं हो जाता है। वेरी हाई टेम्परेचर के कारण ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। थर्मल रनवे के कारण ट्रांजिस्टर का जो स्टेबलाइजेशन है वो पुअर हो जाता है।
क्योंकि थर्मल रनवे के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कलेक्टर करंट कंटिन्यू इंक्रीज होते जाती है एंड टेम्परेचर वेरिएशन एंड हाई टेम्परेचर के कारण जो ट्रांजिस्टर है वो डैमेज हो जाता है। थर्मल रनवे से ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना पड़ता है, जिसको क्यू पॉइंट भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करके हम लोग थर्मल रनवे को अवॉइड कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी फैक्टर अगर काफ़ी अच्छा होगा तो थर्मल रनवे का जो प्रॉब्लम है वो ऑकर नहीं होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर को एस से डिनोट करते हैं। कलेक्टर करंट जिस रेट से चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर लीकेज करंट, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कलेक्टर जंक्शन पर जो हीट रिलीज हो रही है उसका वैल्यू इतना ज़्यादा एक्सीड ना हो सके कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करके पॉसिबल है। आइडियल वैल्यू, आइडियल स्टेबिलिटी फैक्टर 1 होता है, बट ये प्रैक्टिकल केस में पॉसिबल नहीं है। टॉलरेबल वैल्यू, अगर टॉलरेबल वैल्यू की बात करें तो स्टेबिलिटी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू 25 से कम या फिर 25 के बराबर होना चाहिए। लार्जर स्टेबिलिटी फैक्टर, अगर ट्रांजिस्टर का लार्जर स्टेबिलिटी फैक्टर है तो ये शो करता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें बेटर स्टेबिलिटी है एंड लेस सेंसिटिविटी टू वाइब्रेशन है। एंड फार्मूला की अगर बात करें तो द स्टेबिलिटी फैक्टर एस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट IC विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर जंक्शन, दैट इज ICU। ट्रांजिस्टर स्टेबिलिटी फैक्टर को बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि इससे सर्किट का जो एबिलिटी है वो अफेक्ट होता है। किस तरह से ट्रांजिस्टर सर्किट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा ये स्टेबिलिटी फैक्टर पर डिपेंड रहता है। अगर ट्रांजिस्टर सर्किट का हायर स्टेबिलिटी फैक्टर होगा, इसका मतलब है कि सर्किट ज़्यादा स्टेबल एंड उसमें हाई करंट गेन होगी। इसके कुछ एडवांटेजेस को देख लेते हैं, लाइक स्टेबल सिग्नल एम्पलीफिकेशन। अगर सर्किट का हायर स्टेबिलिटी फैक्टर होगा तो बेस करंट के चेंज होने से कलेक्टर करंट अफेक्टेड नहीं होगा, जिससे आउटपुट पर जो सिग्नल मिलेगा वो भी अफेक्ट नहीं होगा। स्टेबलाइज्ड ऑपरेटिंग पॉइंट, अगर सर्किट का हायर स्टेबिलिटी फैक्टर होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज रहता है, मतलब सर्किट में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे क्यू पॉइंट चेंज नहीं होगा। एंड जिस प्रोसेस के थ्रू ऑपरेटिंग पॉइंट को इंडिपेंडेंट बनाते हैं ऑफ द टेम्परेचर चेंजेज और वेरिएशंस इन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, उस प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।